प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान, जिसमें अपनी सेकंड इकाई का चैप्टर चल रहा था राजनीतिक संस्कृति। पिछले वीडियो में अपन ने राजनीतिक संस्कृति यानी अभिजन संस्कृति और जन सामान्य संस्कृति के बारे में पढ़ा था। आज अपन इस वीडियो में अमान्य राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक संस्कृति का जो वर्गीकरण किया है, अमन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति को 4 भागों में बांटा था। यानी 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति अमन ने बताई थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। अमन ने राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के 4 प्रकार बताए हैं, जिसमें नंबर 1 आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। आंग्ल शब्द ब्रिटिश यूरोपीय राष्ट्रों के लिए, अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, इसमें अपन पढ़ेंगे इस प्रकार की संस्कृति में क्या क्या होता है। यानी राज व्यवस्था में ये जो संस्कृति है, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, व्यक्ति अपने आप को कहां रखता है, राजनीतिक गतिविधियों में व्यक्ति का कितना योगदान है, या राज व्यवस्था व्यक्ति की क्या सहमति लेती है, उसके बारे में। तो इसमें देखो, इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में, यानी जहां सारा जो तरीका है वो लोकतांत्रिक अपनाया जाता है, लोकतांत्रिक तरीके को अपनाया जाता है। भारत को भी अपन ले सकते हैं। आज जो वर्तमान में भारत में भी लोकतांत्रिक तरीका है, जनता की सहभागिता है प्लस सहमति भी है। तो ये विशेष रूप से प्राचीन इंग्लैंड और अमेरिकी जैसे देशों की संस्कृति के बारे में हमें बताता है। इसमें देखो, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में पाई जाती है इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में। देखो, इस संस्कृति में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या होता है, लक्ष्यों, साधनों और मूल्यों, सरकार के, व्यक्ति के जो लक्ष्य होते हैं, जो साधन होते हैं, जो जीवन मूल्य होते हैं, जो आदर्श बातें होती है, आदर्श अवस्थाएं होती है, आदर्श नीतियां होती है, उन विषय में आम सहमति। आम सहमति का मतलब होता है कि हर तरह की गतिविधियों में जनता की सहमति और जनता की सहभागिता होती है। आम सहमति मतलब जन सहमति रहती है। और राजनीतिक व्यवस्था को निर्धारित नियमों में, राजनीतिक व्यवस्था का शासन का संचालन करने वाले या राज व्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्तियों को क्या करना पड़ता है कि जो निर्धारित नियम है उन नियमों के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करना पड़ता है, यानी संवैधानिक शासन जिसको कहते हैं। राज व्यवस्था को निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित किया जाता है, यानी शासन का संचालन करने वाले निर्धारित नियमों के अनुसार शासन का संचालन करते हैं। शासन संचालन में जनता की सहमति और जनता की सहभागिता होती है। तो ये तो है आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति या राजनीतिक व्यवस्था। इसमें देखो और क्या क्या होता है, सामंजस्य कार्य, समन्वय, सहयोग, उदारवादी मूल्यों, यानी जो जन कल्याण में सहायक होते हैं, उन मूल्यों को महत्वपूर्ण तत्वों, महत्वपूर्ण व्यवस्था, महत्वपूर्ण आदर्श बातें, उनको क्या है, अपनाया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। और लोकतांत्रिक सारा उचित तरीका अपनाया जाता है। लोकतांत्रिक एक उचित निर्णय लेने की विधि या तरीका या पद्धति है जिसमें सहमति और सहभागिता दोनों होती है। तो ये देखने को मिलता है किसमें, आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में। यानी ये पूरी तरीके से देखा जाए तो जीवन मूल्य पर आधारित एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति है। दूसरी देखो, ये महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक संस्कृति, ये इससे उल्टी है। इसमें जीवन मूल्य पर आधारित लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति देखने को मिलती है। यहां क्या है कि महाद्वीपीय यूरोपीय देशों के अंदर जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी इसमें क्या है कि जो मूल संस्कृति है वो छोटी छोटी उप संस्कृतियों में बंटी हुई होती है, जिनकी वजह से इसमें आपसी संघर्ष, हिंसा, टकराव ये देखने को मिलता है। तो वहां शांति व्यवस्था स्थापित नहीं है। तो इसमें देखो, महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक संस्कृति में, यूरोपीय महाद्वीप के देशों में राजनीतिक संस्कृति में सामंजस्य का क्या है, अभाव है। सामंजस्य का अभाव क्यों है कि तालमेल की कमी की वजह से संस्कृतियां अलग अलग उप संस्कृतियों में बंटी होने की वजह से इसमें संघर्ष वगैरह, टकराव वगैरह होते रहते हैं, जिनकी वजह से ये संस्कृतियां आपस में सामंजस्य बैठाने में सफल नहीं हुई है।
सामंजस्य का अभाव है, या एक संस्कृति के बजाय, यानी इन देशों की जो संस्कृति है ना, एक संस्कृति है ही नहीं, ये संस्कृतियां अनेक उप संस्कृतियों में बंटी हुई होती हैं। होने से इसमें आपसी क्या होता है, संघर्ष होता है, हिंसा की स्थिति सदैव बनी रहती है। जैसे इन देशों की बात करें तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये जो है ना, एक तरीके देखा जाए तो तानाशाही, इस प्रकार की संस्कृति में सहमति और सहभागिता का भी अभाव होता है। कुछ को विशेष दिया जाता है, कुछ को उनसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो यहां तानाशाही शासक की बात अपन कर सकते हैं, या तानाशाही राज संस्कृति देखने को मिलती है। सामंजस्य का अभाव है, सामंजस्य के अभाव की वजह से टकराव, संघर्ष, हिंसा, उत्पीड़न, शोषण ये भी होता रहता है। तीसरी है गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक संस्कृति। गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक संस्कृति, इसमें देखो, इसके अंदर एशिया और अफ्रीका के देश आएंगे। एशिया और अफ्रीका के देश जैसे भारत है, पाकिस्तान है, ये देश। तो इसमें देखो, इस प्रकार की संस्कृति तृतीय विश्व है। तृतीय विश्व का मतलब तीसरी दुनिया के वो देश जो अल्प विकसित है, यानी जिनको अपन विकासशील देश कह सकते हैं। तो ऐसे देशों में इस प्रकार की संस्कृति देखने को मिलती है। ये जो देश है ना, वो किसी यूरोपीय देशों के गुलाम रहे, यानी उनके उपनिवेश रहे। जैसे भारत की मैंने बात की, तो भारत है वो इंग्लैंड का क्या था, उपनिवेश था। यूरोपीय देशों का इनके ऊपर क्या था, शासन था। तो इसमें देखो, इस प्रकार की संस्कृति तृतीय विश्व यानी तीसरी दुनिया के देश हैं, जिसमें विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका के देशों में पाई जाती हैं, जो अतीत पिछला इतिहास, बीता हुआ समय में औपनिवेशिक शोषण यानी दूसरे साम्राज्य के अधीन थे, शोषण के शिकार थे, जहां आर्थिक विकास अब शोषण की वजह से, उपनिवेश की वजह से वो राष्ट्र अपना आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ नहीं कर सका, जिनकी वजह से उन देशों में अभी लोकतंत्र और आर्थिक विकास है वो बिल्कुल नूतन अवस्था में है, नवजात अवस्था में है, या अविकसित है, या विकासशील है। आर्थिक विकास और लोकतंत्र अभी नवजात या अविकसित यानी विकासशील अवस्था में है, यानी वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए। जिस प्रकार एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों से तुलना करें तो अवस्था में है। और अगला है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक संस्कृति। सर्वाधिकारवादी राजनीतिक संस्कृति अधिनायक तंत्र का उदाहरण है, जहां राजनीतिक संस्कृति या राज व्यवस्था में जनता की सहभागिता नहीं होती है, जनता की सहमति नहीं होती है, जनता के सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य होते हैं, अधिकार नहीं होते हैं, जनता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाती है, प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली जाती है, और व्यक्ति की किसी भी गतिविधियों में, शासन क्रिया की गतिविधियों में या राजनीतिक गतिविधियों में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की भागीदारी होती है। वो होती है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक संस्कृति। इसमें देखो, इस प्रकार की संस्कृति उन देशों में पाई जाती है जहां क्या है, तानाशाही राज है। उन देशों में पाई जाती है जहां शासन कैसा होता है, दमन, शोषण, उत्पीड़न होता है। जनता का दमन, शोषण और उत्पीड़न पर आधारित शासन होता है, कहां, जहां सर्वाधिकारवादी राजनीतिक संस्कृति देखने को मिलती है। जैसे बात करें तो चीन, कोरिया, बुल्गारिया, ये देश इन प्रकार की संस्कृति के उदाहरण हैं। दमन, शोषण और उत्पीड़न पर आधारित होती है। इसमें जनता की सहमति व सहभागिता नाम मात्र की होती है, यानी हर तरह की गतिविधियों में जनता की न तो सहमति ली जाती है, न गतिविधियों में जनता को शामिल किया जाता है। नाम मात्र की होती है, व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती है, और प्रेस की स्वतंत्रता भी नहीं होती है, प्रेस सेंसरशिप होती है। जैसे चीन, उत्तरी कोरिया, बुल्गारिया, यानी वहां ज्यादा नागरिकों के अधिकार नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ शासक के आदेश की कर्तव्य पालना करनी होती है, यानी सिर्फ कर्तव्य ही होते हैं। तो ये तो थी हमने राजनीतिक संस्कृति के जो प्रकार बताए वो। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर
राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सामाजिकरण में संबंध क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।